नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए कहर ढा रही है। भारतीय जनता पार्टी बेहद बहुत ज्यादा परेशान है। न तो चाणक्य कुछ कर पा रहे हैं और ना ही मोदी जी कुछ कर पा रहे हैं। वैसे मोदी जी तो चले गए हैं जापान, जापान से जाएंगे चीन। कल तक चीन के बहिष्कार की बात होती थी, दुश्मनी की बात होती थी, अब चीन जाएंगे। चीन में एससीओ का अधिवेशन होना है, उसमें शामिल होंगे और उसके बाद देखिएगा शी जिनपिंग के साथ गले वले मिलते हुए सुंदर सुंदर तस्वीरें आएंगी। आज भी जापान से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, स्वागत हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन बात होगी बिहार की। बिहार में कल एक वीडियो वायरल हुआ, दरभंगा का वीडियो था और उस वीडियो में गाली गलौज है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री के लिए गाली का उपयोग किया गया है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री तो क्या, सड़क पर चलने वाले किसी आदमी को भी मां की, बहन की या किसी भी तरह की गाली देना एक बेहद घटिया काम है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो ट्रॉल हैं वो दिन रात सोशल मीडिया पर जो अपने विरोधी हैं उनको यही सब कहते रहते हैं। लेकिन छोड़ दीजिए, सबके बावजूद गाली गलत है और इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। किसी को भी हक नहीं है कि सामने वाले को मां बहन की गाली दे। हालांकि हमारे समाज में क्या होता है सब जानते हैं। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल कि क्या दरभंगा के उस मंच पर राहुल गांधी उपस्थित थे? क्या राहुल और तेजस्वी उस समय मंच पर थे जिस समय गाली दी गई? दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी या तेजस्वी ने कभी इस तरह की किसी भाषा का उपयोग किया है? और तीसरा और सबसे बड़ा जरूरी सवाल, कल से हल्ला मचा हुआ है कि मां की गाली दे दी। जो सोशल मीडिया पर पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार हैं और बाकी लोग हैं, सब भाषा की शुचिता सिखा रहे हैं और तो और इंप्रेशन पाने के लिए, मॉनिटाइजेशन बढ़ाने के लिए गाली लिख रहे हैं अपने यहां। बाकायदा प्रधानमंत्री को गाली लिख रहे हैं अपने यहां डॉट वाट लगाकर। तो एक ऐसा आयोजन जिसमें ना राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी थे, ना कोई प्रमुख लीडर था कांग्रेस का या फिर आरजेडी का, जिसमें अब खबर आ रही है कि नौशाद कोई है वहां के लोकल लीडर जो विधायक का टिकट चाहते हैं, उन्होंने वो मंच बनाया था और वहां पर मोहम्मद रिजवी नाम का कोई लड़का जिसकी कोई बड़ी हिस्ट्री नहीं है कांग्रेस के अंदर, उसने ये गाली दी थी, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसके लिए राहुल गांधी को माफी क्यों मांगना चाहिए? मोहम्मद रिजवी के बारे में अभी कोई डिटेल नहीं आई है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 24 घंटे 48 घंटे बाद यह खबर आए कि यह आदमी तो कांग्रेस से जुड़ा ही नहीं था, ये किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ था। ऐसी घटनाएं हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इसने निचले आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? और ये लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी माफी मांगे। जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी थे नहीं उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। जो शब्द राहुल गांधी ने बोला नहीं उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो कुछ बोल चुके हैं उसके लिए माफी ना मांगे। और उसके बाद जो पटना में हो रहा है, आज पटना में हुआ है, वो तो बेहद बेहद शर्मनाक है। पटना में कांग्रेस का जो दफ्तर है, सदाकत आश्रम, ऐतिहासिक वो जगह है जो आजादी की लड़ाई में एक बेहद इंपॉर्टेंट
जगह के रूप में स्थापित, जिसमें किसी समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ठहरे थे, रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जब उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा था तो वो जाकर सदाकत आश्रम में ही रहे थे। उस सदाकत आश्रम के गेट पर सैकड़ों भाजपाई जुटाए, पुलिस उनको रोकने की कहीं कोशिश करते हुए नहीं दिख रही है। ये लोग डंडे हाथ में लिए हुए हैं, पत्थर चला रहे हैं, हमला कर रहे हैं, एक तरह से सीधी सीधी हिंसा कर रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर पे। जरा सोचिए कि पलट के अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी यही सब शुरू किया तो क्या होगा। आपने एक आदमी को गिरफ्तार किया है, उसकी गलती है, उसको सजा दीजिए, पता कीजिए वो आदमी कौन है, पता कीजिए उसका इंटेंशन क्या था। हालांकि अब रिजवी, नौशाद ये सारे नाम आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने का भी पूरा मौका मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, कितना भी भटकाने की कोशिश की जाएगी, जो सवाल लेकर राहुल गांधी बढ़ रहे हैं वोट चोरी का, वो सवाल हटने वाला नहीं है। और राहुल गांधी के जो सवाल हैं उनके जवाब देने की तो बात ही नहीं की जा रही है। राहुल गांधी ने कल सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट साझा किया जो कांग्रेस ने पोस्ट किया था, और उसमें यह था कि 12 चट्टी विधानसभा है, उसके अंतर्गत निदानी गांव है, यह गया जिले का मामला है, वहां एक बूथ है। उस बूथ पर 947 मतदाता हैं और ये 947 मतदाताओं के आगे घर का जो नंबर लिखा है वो 6 लिखा है, यानी वोटर लिस्ट के हिसाब से। और ये एसआईआर द्वारा बनाई गई वोटर लिस्ट है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है। इसके हिसाब से 6 नंबर के घर में 947 लोग रहते हैं। जब लोग वहां गए और जांच किया तो पता यह चला कि अलग अलग नंबरों के घर हैं, अलग अलग घरों में लोग रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में सबको हाउस नंबर 6 में डाल दिया गया है। और आप देखिए डीएम साहब उसका जवाब देते हैं, गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो कहते हैं गांव या झुग्गी बस्तियों में मकानों का काल्पनिक नंबर दिया जाता है। काल्पनिक नंबर दीजिए, फिर सारे गांव का एक ही नंबर कैसे हो गया? मुख्य चुनाव आयुक्त साहब कहते हैं कि 00 नंबर उनको दिया जाता है जिनका घर नहीं होता है। तो अब आप ये कह दीजिए कि 6 नंबर एक पूरे गांव को दिया जाता है, उसके बाद जितने गांव, जितने बूथ हैं, सब पर 6 नंबर ही डाल दीजिए कि भाई एक ही नंबर लगेगा, 6 नंबर। अगर काल्पनिक नंबर भी दिया है तो सबका अलग अलग नंबर होना चाहिए ना, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 18 होगा। यह क्या बात हुई कि पूरे गांव का आपने 6 नंबर ही दे दिया? इसके पीछे क्या खेल है, इसको समझिए। क्यों इस तरह की गड़बड़ियां की जा रही हैं, इसको समझिए। और जिस एसआईआर के साथ दावा किया गया था कि सब इससे ठीक ठाक कर दिया जाएगा, उससे इतनी गड़बड़ियां कैसे मिल रही हैं, इस बात को समझिए कि कहीं एक घर में 80 लोग रह रहे हैं और कहीं 947 लोगों को जो अलग अलग घरों में रह रहे हैं एक ही नंबर दे दिया जाता है। और एसआईआर का एक और किस्सा सामने आया है। सबसे कागज मांगने वाला जो एसआईआर या इलेक्शन कमीशन आप कह लीजिए, जो सबसे कागज मांग रहा है कि हर आदमी को कागज दिखाना पड़ेगा, वो अपने कागज दिखाने से मना कर रहा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है जिसमें आरटीआई लगाई गई थी और पूछा गया था कि एसआईआर का आदेश जिस प्रक्रिया से दिया गया है, जो फाइल चली है एसआईआर के लिए, उसको जरा ओपन कर दीजिए, बता दीजिए, उस फाइल की फोटोकॉपी दे दीजिए। लेकिन एसआईआर की फाइल, एसआईआर जिस प्रक्रिया से लागू हुआ है, उस प्रक्रिया की फाइल देने से इलेक्शन कमीशन ने इंकार कर दिया है। तो एसआईआर कैसे लागू हुआ है यह उनको नहीं बताना है, अपना कागज नहीं दिखाना है। वीडियो डिलीट कर दिए जाएंगे, मां बहनों की प्राइवेसी की बात करके, बेवकूफी की बात करके। बेवकूफी मैं बिल्कुल जानबूझकर कह रहा हूं। वोट देते समय कोई इस तरह की प्राइवेसी नहीं होती है और कोई यह वीडियो नहीं मांग रहा है कि कौन कहां वोट दे रहा है। ऐसा कोई वीडियो बनता भी नहीं है। जहां वोटिंग की जगह होती है, जो घेर के बनाई जाती है, वहां पर कोई कैमरा नहीं लगता है। लेकिन बाकी आप बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें मां बहनों जैसा कोई सवाल नहीं उठता है। वो आप नहीं देंगे। एसआईआर किस प्रक्रिया से लागू हुआ वो देने से आप मना कर देंगे, यानी अपना कोई कागज नहीं दिखाएंगे। क्या किसी मौखिक आदेश से एसआईआर लागू हो गया है कि उसके कागज हैं ही नहीं आपके पास? क्या कोई मीटिंग ही नहीं हुई एसआईआर लागू करने के लिए? क्या हवा में एसआईआर लागू हो गया? ये सारे सवाल उठते हैं जब चुनाव आयोग कहता है कि एसआईआर किस प्रक्रिया से लागू हुआ था, क्या मीटिंग में बात हुई थी, मीटिंग के क्या मिनट्स हैं,
फाइल कैसे मूव हुई थी, यह सब हम आपको नहीं दिखाएंगे। जब वो कहता है तो सीधा सीधा शक चुनाव आयोग के ऊपर जाता है, और जब पूरा गांव मकान नंबर 6 में रहता है तो यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसी चूक हो कैसे रही है। आप सोचिए, मशीन रीडेबल डाटा मांगा जा रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि मशीन रीडेबल डाटा हमने दे दिया तो इससे मतदाता सूची में बदलाव हो सकता है। कैसे बदलाव हो सकता है भाई? कौन बदलाव कर लेगा? मतदाता सूची तो आपके पास है, आपकी वेबसाइट पर मतदाता सूची है, फिर तो कोई डेटा किसी को देना ही नहीं चाहिए। फिर तो इस देश में कोई आंकड़ा मांग ही नहीं सकता है। सारे आंकड़े ऑनलाइन होते हैं और मशीन रीडेबल होते हैं। आप चाहते हैं कि कोई जान ना पाए कि आप क्या गड़बड़ियां कर रहे हैं, इसीलिए आप मशीन रीडेबल डेटा देने को तैयार नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया बताने को तैयार नहीं है, और इसीलिए राहुल गांधी के सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। तो आप भी निश्चिंत रहिए, एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। बिहार में जो मोर्चा है वो आप देख रहे हैं। बंगाल में कल ममता दीदी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हम किसी भी हालत में बंगाल में इस तरह का एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक लोगों से वोटिंग राइट जो उनका है, मताधिकार जो है, वो मैं छीनने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी बंगाल को लेकर बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि भाजपा का सपना है किसी तरह से बंगाल में एक बार उनकी सरकार बन जाए और एसआईआर इसका बड़ा हथियार बन सकता है। तो ममता दीदी वहां तैयार हैं। पूरे देश में राहुल गांधी के भाषण वायरल हो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और पूरे देश में यह सवाल उठ रहा है कि चुनाव चोरी किए जा रहे हैं क्या? इसको भटकाने के लिए आप दुनिया भर की चीजें लाइए। मां की गाली दे दी, जहां राहुल गांधी थे नहीं, वहां की गाली के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हो गए। कमाल की बात है, एफआईआर हो भी गई और एफआईआर लॉन्च भी हो गई। कानून का राज होता तो जो एफआईआर कराने गए थे उनसे पूछा जाता कि जो आदमी वहां था ही नहीं उसके ऊपर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? अज्ञात के ऊपर तो लगा सकते हैं। एक सर्वे आया है, और यह सर्वे कोई मैंने नहीं कराया है, आज तक पर यह सर्वे आया है, एमओटीएन का सर्वे आया है। यह 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच किया गया, और देश भर में जिस तरह से सर्वे होते हैं चुनाव के, वैसे सर्वे कराए गए। मजेदार बात यह है कि इस सर्वे में सामने यह आया कि मोदी जी को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहने वालों की संख्या घटी है। यह सर्वे देखना चाह रहा था कि आज चुनाव हुआ तो कितनी सीट मिलेगी। मुझे याद आया कि आज तक वगैरह तो चुनाव के पहले 400 सीटें दिलवा रहे थे। आई कितनी है वो आप जानते हो, 240 सीटें कुल मिला के आई हैं। अब ये बेचारे 240 को बढ़ाकर 260 कर रहे हैं। तो अगर 400 सीटें आ रही थी वो घट के 240 हो गई, तो इस बार अगर 260 सीटें आ रही हैं तो घट के कहां पहुंचेंगी आप खुद सोच लीजिए। और उसमें से अगर वोट चोरी का आंकड़ा निकाल दिया गया तो कितनी सीटें बचेंगी? वो 3 डिजिट में होंगी कि 2 डिजिट में होंगी? ये बात समझना आपके लिए कोई खास मुश्किल काम नहीं है। ये सर्वे एक बात लेकिन जरूर बताता है, ये कहता है कि एनडीए सरकार के यानी मोदी सरकार के कामकाज के प्रति जनता में जनता की जो राय है उसमें भारी गिरावट आई है। फरवरी 2025 में 62% लोग इसको अच्छा बताते थे, आज घट के ये संख्या 52.4% हो गई है। यानी 10% लोग कम हो गए हैं मोदी जी की तारीफ करने वाले। कारण भी बहुत स्पष्ट है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जो एक चीज थी जिसके पीछे बहुत शोर मचता था, पूरे टीवी चैनल भी शोर मचाते थे कि मोदी जी का डंका पूरे देश में बज रहा है, वो डंका ट्रंप ने फाड़ दिया, बुरी तरह से फाड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत शोर मचाया गया, चुनाव में उसका फायदा लेने की कोशिश थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर भी इनका दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ा। जनता सवाल पूछ रही है कि अगर पाकिस्तान घुटनों पर था तो आप पीछे क्यों हट गए, और युद्ध विराम की घोषणा पहले ट्रंप ने कैसे कर दी? ट्रंप तो अब शायद 35, 36 या 40 बार कह चुका है कि मैंने युद्ध रुकवाया। पिछली बार तो जो उसने कहा वो बेहद भयंकर तरीके से कहा। उसने कहा कि मैंने कहा 24 घंटे में रुकवा दो, और मोदी ने 5 घंटे में रुकवा दिया। उसी बात को हिंदी में राहुल गांधी ने कह दिया तो बहुत मिर्ची लगी लोगों को। गोदी मीडिया के चैनल और उनके वो एंकर भाषा का सवाल उठा रहे हैं, भाषा की शुचिता का सवाल उठा रहे हैं, जिनके शोज में बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं होता है, जिनकी अपनी भाषा बेहद घटिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या बोला है वो तो याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं।
प्रधानमंत्री महोदय जो है सोनिया गांधी जी के लिए कांग्रेस की विधवा जैसा शब्द उपयोग कर चुके हैं, जर्सी गाय जैसा शब्द उपयोग कर चुके हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, क्या क्या नहीं कहा है इन लोगों को। गडकरी बिहार में बैठकर कहते हैं कि शायद बिहार के डीएनए में जातिवाद है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के डीएनए की बात कर चुके हैं जो सीधे मां बाप पर जाता है। और बाकी टीवी चैनलों पर क्या हुआ है, गाली गलौज हुआ है, वो मैं क्या बताऊं। मुझसे ज्यादा आप लोग चैनल देखते होंगे, आप जानते होंगे। तो जनता ये गाली गलौज के मामले पर कहीं से पिघलने वाली नहीं है। जनता सवाल पूछ रही है कि वोट चोरी का हिसाब कब दोगे। ये सब सोशल मीडिया पे 2-1 दिन बवेला मचाने के लिए काम आ जाएगा, बयान सबसे जारी करा दीजिए, लेकिन जनता तो पूछेगी कि आप भाषा मत सिखाइए। आप कह रहे थे कि भैंस लूट ले जाएंगे, आप कह रहे थे मंगलसूत्र ले जाएंगे, आप ये बताइए कि वोट कौन ले गया, वोट चोरी किसने की। जनता ये सवाल पूछ रही है कि टैरिफ के बाद जो लोग बेरोजगार हो गए हैं और लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, उनको रोजगार कैसे मिलेगा। जनता यह पूछ रही है कि कल तक चाइना के सामान के बहिष्कार की बात हो रही थी, आज मोदी जी को चाइना क्यों जाना पड़ रहा है। जनता सीधे सवाल पूछ रही है। और जब जनता सवाल पूछने लगे तो सत्ता के मन में डर आना बिल्कुल स्वाभाविक है। राहुल गांधी रुकने वाले नहीं। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो वो एक बार फिर से सड़कों पर हैं, फिर सवाल पूछेंगे। इन लोगों को जितना बवाल मचाना है मचा लो, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। स्टालिन वहां पहुंचे थे, अखिलेश जी पहुंच रहे हैं, हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं, प्रियंका गांधी हैं ही साथ में। तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर सवाल पूछ रहा है कि वोट चोरी क्यों, और जनता भी उसके साथ सवाल पूछ रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।